चलिए भाई, गुड आफ्टरनून सबको। आई होप सब बढ़िया हो। अ, बेटा, लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा था जिसका नाम था अनपेड सेलर। और अनपेड सेलर के इस कॉन्सेप्ट को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। बस ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, जल्दी से खत्म करेंगे। 2 मिनट जल्दी से लास्ट क्लास का रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको सबसे पहले अनपेड सेलर का मतलब बताया था। ठीक है, तो अनपेड सेलर का एज पर सेक्शन 45 जो मीनिंग दिया है वो बोला है सेलर को डीम्ड मानेंगे एज अनपेड सेलर अगर दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो आपने बोला सर दो कंडीशन कौन सी है? मैंने बोला नंबर 1, अगर उसे होल ऑफ द प्राइस की पेमेंट रिसीव नहीं होती, और नंबर 2, अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या बिल ऑफ एक्सचेंज उसे रिसीव हुआ है एज कंडीशनल पेमेंट और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू डेट के दिन क्या हो जाता है बेटा? डिसऑनर। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो जो सेलर है उसे डीम्ड माना जाएगा एज अनपेड सेलर, एज अनपेड सेलर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो अनपेड सेलर होता है उसके बेटा कुछ राइट्स होते हैं। आपने बोला कौन से राइट्स? मैंने बोला 2 राइट्स होते हैं, अगेंस्ट द गुड्स अलग होते हैं और अगेंस्ट द बायर अलग होते हैं। अगेंस्ट द गुड्स की बात करूं बेटा तो 3 राइट थे, राइट ऑफ लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और लास्ट राइट ऑफ रीसेल। और अगेंस्ट दी बायर पर्सनली की बात करूं तो मैंने बताया था आपको सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर डैमेज इंटरेस्ट प्राइस के लिए सूट कर सकता है। लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले करा था राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द गुड्स, जिसमें हमने राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को कवर करा था। मैंने आपको बताया था राइट ऑफ लीन का मतलब होता है कि भैया अगर एक सेलर अनपेड है और उसे पेमेंट ऑफ प्राइस रिसीव नहीं हुआ तो उसके पास एक राइट होता है कि वो गुड्स के पोजेशन को क्या कर सकता है बेटा? रिटेन। गुड्स के पोजेशन को क्या कर सकता है? रिटेन, जब तक उसे पेमेंट ऑफ प्राइस नहीं मिलता। ठीक है, अब फिर आपने नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कब कब वो अपने राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। तो मैंने 3 पॉइंट बताए थे। अगर गुड्स सोल्ड हुए विदाउट क्रेडिट, सेकंड अगर गुड्स सोल्ड हुए विद क्रेडिट बट क्रेडिट पीरियड क्या हो गया है? एक्सपायर, और थर्ड बायर क्या हो गया बेटा? इंसॉल्वेंट। उसके बाद हमने देखा था राइट ऑफ लीन के रूल्स में बड़ी सिंपल सी बात करी थी, जो पोजेशन ऑफ द गुड्स है वो किसके पास होना चाहिए? सेलर के पास। अगर पोजेशन ऑफ द गुड्स सेलर से लॉस्ट हो जाता है तो जो उसका राइट ऑफ लीन है वो भी क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। और नंबर 3 था सेलर को रिजर्व करना है राइट ऑफ डिस्पोजल। उसके बाद हमने बताया था आपको कि कब कब जो सेलर है वो अपना राइट ऑफ लीन लॉस कर जाएगा। पॉइंट नंबर 1, अगर बायर या उसका ऑथराइज एजेंट लॉफुल तरीके से गुड्स का पोजेशन ले ले। नंबर 2, अगर सेलर गुड्स को डिलीवर कर दे टू दी कैरियर और कोई भी राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व ना रखे। और नंबर 3, अगर वो खुद से राइट ऑफ लीन को क्या कर दे बेटा? वेव कर दे। इन सारे केसेस में अपना राइट ऑफ लीन लॉस कर जाएगा। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 में गए थे, विच इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। मैंने आपको बताया था जब राइट ऑफ लीन लॉस्ट हो जाएगा, कंडीशन थी जब राइट ऑफ लीन लॉस्ट हो जाएगा, सेलर जो है वो अनपेड है, गुड्स अगर ट्रांजिट में है और बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो भाई सेलर के पास सेकंड राइट आता है कि वो गुड्स को ही ट्रांजिट में रुकवाए और अपने पोजीशन को रीगेन करे। पोजीशन को क्या करे? रीगेन। इसे बोला था राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। कंडीशन में फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, सेलर अनपेड होना चाहिए, राइट ऑफ लीन लॉस्ट हो जाना चाहिए, बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, गुड्स जो है वो ट्रांजिट में होनी चाहिए। ट्रांजिट का मतलब है कि वो कैरियर को डिलीवर हो गए हैं लेकिन बायर तक अभी तक पहुंचे नहीं है। उसके बाद मैंने बोला था कि जो गुड्स ऑन ट्रांजिट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट में स्टॉप होंगे फॉर प्राइस, फॉर प्राइस मतलब प्राइस के अलावा किसी और अमाउंट के लिए क्या आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। जो भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट में कॉस्ट बियर होगी डिलीवरी की तो वो सारी की सारी कॉस्ट बेटा किसको डिलीवर करनी पड़ेगी? सेलर को, क्योंकि वो पोजीशन को रीगेन कर रहा है तो कॉस्ट भी उसे बियर करनी पड़ेगी। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है मेरी बात पे तो आप मुझे बता सकते हैं, वरना अनपेड सेलर के हम राइट्स को अपना फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे थर्ड राइट के साथ। बेटा यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एकदम पक्का? तो आप मेरे साथ पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे, आप मेरे साथ पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे, राइट नंबर 3, और आप हेडिंग डालेंगे राइट ऑफ रीसेल। पॉइंट नंबर 3, राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल। बेटा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है आपको। मैंने नेमोडेट कॉर्ड नॉन हैबिट के कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी पढ़ाया था कि एक अनपेड सेलर भी सेल कर सकता है, ऑल्दो उसने ओनरशिप बायर को ट्रांसफर करी हो ना करी हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसके पास खुद ओनरशिप हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अनपेड सेलर है तो वो गुड्स को रीसेल कर सकता है नए बायर को, और जो नया बायर होगा उसको क्या जाएगी, गुड टाइटल की ओनरशिप, गुड ओनरशिप ट्रांसफर होगी। पर इसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कब सेल करेगा, कब सेल नहीं करेगा, किस केस में नोटिस देना है, किस केस में नोटिस नहीं देना, बहुत सारी चीजें। बट सबसे पहले ये समझते हैं कि बेटा देखो, अगर अगर एक अनपेड सेलर है, उस अनपेड सेलर को अगर फर्दर गुड्स को क्या करना है बेटा, रीसेल करना है, तो कंडीशन बस एक कहती है कि भैया गुड्स का जो पोजीशन है वो किसके पास होना चाहिए, सेलर के पास। गुड्स का पोजीशन होना चाहिए। ओनरशिप तो वो बायर को दे चुका होगा जिसने पेमेंट ऑफ प्राइस करी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता ओनरशिप से, उसके पास ओनरशिप हो या ना हो। बस कंडीशन ये कहती है अगर अनपेड सेलर को गुड्स को रीसेल करना है तो गुड्स का पोजीशन किसके पास होना चाहिए, सेलर के पास। अब ये जो पोजीशन है ये दो तरीके से वो लेके आ सकता है, या तो वो पोजीशन राइट ऑफ लीन यूज करके लाए, या फिर पोजीशन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज करके लाए। उसके पास right है, पहले राइट में वो पोजीशन को रिटेन कर लेता है तो पोजीशन उसके पास ही रहेगा, दूसरे राइट में उसके पास से पोजीशन चला जाता है लेकिन वो रास्ते से कैरियर से वापस पोजीशन को क्या कर लेता है, रीगेन। तो चाहे वो राइट ऑफ लीन यूज करे, चाहे वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज करे, दोनों में से कोई भी राइट यूज करके उसके पास गुड्स का क्या आ जाना चाहिए बेटा, पोजीशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर वो राइट ऑफ लीन नहीं लगा पाया, अगर वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगा पाया और दोनों ना लगाने के चक्कर में पोजीशन ऑफ द गुड्स किसको चला गया, बायर को, तो उसके पास थर्ड राइट कभी अवेलेबल होगा नहीं। थर्ड राइट अवेलेबल यानी राइट ऑफ रीसेल सेलर के पास आता ही तब है जब उसके पास गुड्स का पोजीशन आए, चाहे राइट ऑफ लीन लगा के, चाहे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा के। तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई सा भी राइट जब वो लगा लेगा उसके बाद ही उसके पास कब कौन सा राइट अवेलेबल होगा, राइट नंबर 3। मतलब या तो आप पहला राइट लगाओ या दूसरा, दोनों लगा सकता है क्या, नहीं यार, वो या तो रिटेन करेगा या रीगेन करेगा, दोनों में से कोई भी एक राइट लगा के आप पोजीशन ले लो। और जैसे आप राइट नंबर 1 या 2 किसी का भी एक का यूज करके पोजीशन ले लोगे, उसके बाद ही आप राइट नंबर कौन सा लगा सकते हो, 3, विच इज राइट ऑफ रीसेल। तो भैया सिंपल सी ये जो राइट ऑफ रीसेल है इतनी सी बात कहता है कि एक अनपेड सेलर गुड्स को एक न्यू बायर को सेल कर सकता है। बस कंडीशन इतनी सी है, उसके पास पोजीशन ऑफ द गुड्स होना चाहिए, चाहे वो राइट ऑफ लीन लगा के आए, चाहे वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा के आए। क्लियर। लेकिन एक फिर से प्रॉब्लम है सर, भले ही ये गुड्स जो है ये गुड्स आगे बेच रहा है क्योंकि अनपेड सेलर्स के पास राइट दे रखा है, लेकिन इस टाइम पे गुड्स का एक्चुअल ओनर ऑफ द गुड्स कौन है, बायर, जिसको इसने पहले सेल करा था वही ओनर है भाई। तो अनपेड सेलर गुड्स को रीसेल तो कर सकता है लेकिन उसकी ना कुछ लाइबिलिटी से कुछ ऑब्लिगेशन है पुराने वाले बायर के अगेंस्ट। पता है क्या ऑब्लिगेशन है, ओनर ऑफ द गुड्स तो आज भी बायर है ना, तो भाई ये किसी को भी न्यू बायर को रीसेल कर सकता है बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। मैंने बता दिया कब रीसेल कर सकता है, जब इसके पास पोजीशन हो, चाहे राइट ऑफ लीन से चाहे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट से। लेकिन एक और कंडीशन है कि आपको जो ओल्ड बायर है ना, जिसने पेमेंट में डिफॉल्ट करा है, उसको ना ड्यूली इन्फॉर्म करना देके बेटा, नोटिस देके, क्या देके बेटा, नोटिस देके। और कुछ केसेस में नोटिस देना कंपलसरी है, कुछ केसेस में नोटिस देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो नोटिस कब देना है कब नहीं देना उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, बट आप मुझे इतना बताओ इस ओवरव्यू में आपको कोई दिक्कत। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, अनपेड सेलर के पास दो राइट थे, पहला राइट ऑफ लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, दोनों में से वो किसी का भी यूज करके अगर पोजीशन को होल्ड कर लेता है तो पोजीशन अगर उसके पास है तो उसके पास थर्ड राइट आता है विच इज राइट ऑफ रीसेल। मतलब वो आगे गुड्स को रीसेल कर सकता है, बट कब कर सकता है, जब उसके बाद गुड्स का क्या हो बेटा, पोजीशन। लेकिन उसको रीसेल करने में भी उसकी एक ऑब्लिगेशन है कि उसे ओल्ड बायर को कुछ केसेस में नोटिस देना पड़ेगा। अगर उन केसेस में वो नोटिस नहीं दे पाया तो दिक्कत हो जाएगी भाई। अब कब नोटिस देना कब नहीं देना वो समझेंगे, पहले आप इसको इतना नोट करो और फिर मैं इसको लिखवाना स्टार्ट करता हूं बड़े आराम से। नहीं खुद
नहीं नहीं, वहाँ वो वाले नोटिस की बात नहीं कर रहे जो आप सोच रहे हो। नोटिस इन द सेंस इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म करना। आप लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा इसमें। An unpaid seller can resell the goods. Unpaid seller can resell the goods only when he is in possession of goods. When he is in possession of the goods, either by first right of lien or right of stoppage in transit, right of lien or right of stoppage in transit। ठीक है, इसके बाद आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो तो मैं बताऊंगा अभी, बट मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप बिल्कुल लाइन के सेंटर में बेटा हेडिंग डालेंगे, लाइन के बिल्कुल सेंटर में आप हेडिंग डालेंगे रीसेल। और ये जो रीसेल करने वाला मामला है बेटा, ये दो केसेस में चलता है, तो आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के, अगर जो गुड्स है हमारे वो पेरिशेबल नेचर के, पेरिशेबल नेचर मतलब समझते हो ना, जो बड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, मतलब नॉन ड्यूरेबल है। कैसे नॉन ड्यूरेबल? और दूसरा, अगर जो गुड्स है वो नॉन पेरिशेबल नेचर के, मतलब खराब नहीं होते, नॉन पेरिशेबल नेचर के हैं। दोनों केस में रीसेल अलग चलता है, बट रीसेल हो कब सकती है मैंने ऊपर बता दिया भैया। रीसेल आप तभी कर सकते हो जब आपके पास गुड्स का पोजेशन हो, चाहे वो पोजेशन आपने राइट ऑफ लीन से लिया हो, चाहे वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट से लिया हो। अब रीसेल दो केस में होगा, पेरिशेबल नेचर का है तब, नॉन पेरिशेबल है तब। बेटा अगर ना गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाएगा एक दो दिन में, तो क्या एक अनपेड सेलर को, पुराने वाले बायर को किसी तरह का कोई नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है? भाई अगर मैं आपको नोटिस दूंगा, आपके पास वो कब पहुंचेगा, आप मुझे उसका फीडबैक कब दोगे? तो क्या मैं नोटिस का वेट करूंगा? भाई जब तक नोटिस का प्रोसीजर पूरा होगा मेरे तो गुड्स खराब हो जाएंगे ना, मुझे तो लॉस हो जाएगा। तो अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो अनपेड सेलर गुड्स को रीसेल कर सकता है विदाउट गिविंग एनी नोटिस, मतलब किसी नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना नोटिस का आप सीधा गुड्स को बेच दो। ठीक है, अगर गुड्स से कोई भी प्रॉफिट होता है, गुड्स से क्या होता है, कोई भी, अब बायर आया, बायर कह रहा भाई ओनर तो मैं था, ओनर तो मैं था, भाई तूने मेरे गुड्स बेचे, मुझे नहीं पता, प्रॉफिट का शेयर मुझे भी दे। क्यों हंस रहा है? ये अलग खुश हो रहा है, खुश हो गया भाई, कह रहा प्रॉफिट का शेयर। बेटा बायर जो है वो ओनर ऑफ द गुड्स है, माना, वो आ रहा है कह रहा भैया प्रॉफिट का शेयर मेरे को भी दे। क्या सेलर से प्रॉफिट का शेयर देगा? मार देगा बेटा, मार। कहेगा पहले तो मुझे गुड्स में मतलब पैसे नहीं दे रहा, मैंने डिफॉल्ट कर गया, और अब जब मैंने बेच लिया प्रॉफिट में तो प्रॉफिट लेने आ रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। कहेगा तूने मुझे नोटिस दिए बिना बेचा। वो कहेगा भैया गुड्स कौन से नेचर के है? पेरिशेबल। अरे लॉ मेकर ने बोला पेरिशेबल के केस में कोई भी नोटिस नहीं देना, बिना नोटिस दिए आप गुड्स को बेच दो,
कोई भी प्रॉफिट हुआ सिर्फ और सिर्फ किसका, सेलर का, बायर को नहीं मिलेगा। अगर कोई भी लॉस हो जाता है तो आपको, आपके पास राइट है अनपेड सेलर के पास कि उस लॉस का जो डेफिसिट अमाउंट है वो आप किससे क्लेम करोगे, बायर। क्योंकि भाई तूने मेरे उसमें डिफॉल्ट करी, गुड्स पेरिशेबल के थे, मैं तुरंत के तुरंत सस्ते टाइम पे बेच कर आ गया, अब वो जो कम प्राइस मुझे मिला वो तेरे चक्कर में मिला ना, तो तेरे से डिमांड करूंगा। तो केस नंबर 1, आप इसे बेटा फिर से बता रहा हूं, फ्लो चार्ट मत बना के आना, आप लिखना कि रीसेल बाय अनपेड सेलर इन केस ऑफ पेरिशेबल नेचर के गुड्स है, पेरिशेबल नेचर के गुड्स है तो मैंने आपको बता दिया क्या लिखना बेटा, लिखेंगे मेरे साथ, मतलब यहां पे कॉलम में करना है, वहां पे तो आपको आंसर लिखना है ना। हाँ, पहला केस नंबर 1 लगाओगे, राइट ऑफ रीसेल अगर गुड्स कैसे नेचर के, पेरिशेबल नेचर, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे कि प्रॉफिट हुआ, डेफिसिट हुआ, क्या होगा, फिर उसके नीचे केस नंबर 2 अगर नॉन पेरिशेबल नेचर है तो क्या। ऐसे फ्लो चार्ट मत बनाने ना जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। पेरिशेबल नेचर के बेटा तो लिखेंगे सेलर कैन रीसेल द गुड्स विदाउट एनी नोटिस टू द बायर, टू द बायर। इसका मतलब है नो नीड टू इन्फॉर्म, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देनी नहीं है, बिना कोई नोटिस दिए आप गुड्स को रीसेल करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। और दो सिचुएशन बन सकती है, या तो सर प्रॉफिट होगा या फिर सर लॉस होगा। अगर बेटा प्रॉफिट हुआ तो पैसा है, ओनली डिमांड नहीं कर सकता, और अगर सॉरी हाँ अनपेड सेलर, और अगर लॉस होता है तो उस लॉस को आप रिकवर करोगे फ्रॉम दी बायर, लॉस को आप रिकवर करोगे फ्रॉम दी बायर। कोई दिक्कत। राइट ऑफ रीसेल दो केस है, गुड्स पेरिशेबल नेचर के, नॉन पेरिशेबल नेचर के। पेरिशेबल नेचर का है तो अनपेड सेलर तुरंत के तुरंत गुड्स को रीसेल कर सकता है विदाउट गिविंग एनी नोटिस टू दी बायर। कोई भी प्रॉफिट हुआ सिर्फ उसका रहेगा, कोई लॉस हो गया तो वो सेलर बायर से रिकवर करे। बेटा नॉन पेरिशेबल में ना, नॉन पेरिशेबल में आप आएंगे और आप 3 केसेस फर्दर डिवाइड करेंगे। अगर आपके जो गुड्स है वो नॉन पेरिशेबल नेचर के हैं तो यहां पे आपकी 3 जो सिचुएशन है वो बन सकती है। बड़ा सिंपल सी चीज है, देखो दो तो बड़े सिंपल है, नॉन पेरिशेबल है मतलब ड्यूरेबल है, आप अगर रखोगे भी ना 1 महीना 2 महीना 6 महीना तो वो कोई खराब नहीं होगा, नॉन पेरिशेबल है। तो भाई अगर गुड्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वो खराब हो, बिल्कुल सही है, आप 1 महीना रख सकते हो स्टोर करके, तो आप जब उसे रीसेल करोगे तो एक बार आपकी ऑब्लिगेशन बनती है ना, आपको उसके ओनर से पूछना चाहिए, पूछना एज एन इन्फॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे ना बड़ी सिंपल सी 2 बात तो बड़ी सिंपल बोली है। पहला, भाई सेलर जो है ना उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसे ओनर ऑफ द गुड्स यानी जो बायर था उसे बताना पड़ेगा कि भैया तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं गुड्स आगे सेल कर रहा हूं, वहां से पैसे रिसीव करूंगा। तो पहला, अगर गुड्स नॉन पेरिशेबल नेचर है और सेलर ने बायर को नोटिस दे दिया रीसेल का, तो वो गुड्स आराम से रीसेल करे, प्रॉफिट हुआ तो उसका, लॉस हुआ तो बायर से कंपनसेट करेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर गुड्स नॉन पेरिशेबल नेचर के हैं, नोटिस देना था, नोटिस तो चाहिए होता है ना इसमें, लेकिन नोटिस नहीं दिया, और बिना नोटिस दिए भाई बायर ने जो है, सेलर ने जो गुड्स सेल कर दिए, उस केस में अगर प्रॉफिट हुआ तो बेटा प्रॉफिट बायर का, क्योंकि गुड्स किसके थे, बायर के। अगर कोई लॉस हो गया तो सिर्फ और सिर्फ कौन रखेगा लॉस को, सेलर। दो केस बड़े सिंपल से, मैंने बोला नॉन पेरिशेबल के केस में नोटिस देना जरूरी है, अगर आपने नोटिस दे दिया तब तो सेम हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो आप उससे ले लो। अगर नोटिस देना भूल गए तो भैया फिर उस केस में अगर प्रॉफिट हो गया तो आपको पूरा प्रॉफिट बायर को देना पड़ेगा, और अगर लॉस हो गया तो फिर लॉस आपका ही होगा, आप उससे रिकवर नहीं कर सकते। सर केस नंबर 3 कौन सा है, तो वो मैं बताऊंगा आपको, बट पहले आप ये 2 केस नोट कर लो। पहला केस आप लिखेंगे यहां पे, पॉइंट नंबर 1 लिखना, सेलर कैन resell the goods, seller can resell the goods by giving a notice
टू द बायर बाय गिविंग ए नोटिस टू द बायर, और बीच में आप स्पेस छोड़ के सीधा थर्ड पॉइंट पे जाओ। थर्ड केस है सेलर गिव नो नोटिस टू द बायर। अगर कुछ नॉन पेरिशेबल नेचर के लिए केस नंबर 1 कह रहा है सेलर ने नोटिस दिया बायर को रीसेल का, केस नंबर 3 कह रहा है सेलर ने कोई नोटिस नहीं दिया। अगर देखो लास्ट वाले में सेलर ने कोई नोटिस नहीं दिया तो इसमें दो केस होंगे, या तो प्रॉफिट होगा सेल में या फिर लॉस होगा। सर अगर प्रॉफिट हुआ तो भैया इसमें इस प्रॉफिट में अपना हिस्सा कौन मांगने आ जाएगा? बायर। बायर कहेगा भाई गुड नॉन पेरिशेबल के थे, तुझे नोटिस देना था, तू नोटिस देने से फेल हो गया, तो यहाँ पे बायर कैन क्लेम। और अगर लॉस होता है तो भैया सिर्फ और सिर्फ किसको क्लियर करना पड़ेगा? ओनली सेलर को, ओनली सेलर को। ये था केस नंबर 3। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 सेम चलता है। केस नंबर 2 क्या है आप लिख लो पहले। इफ सेलर रिजर्व अ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, डिस्पोजल ऑफ गुड्स। बेटा अगर राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व रखा है, एक बात बताओ, तो हमने पढ़ा था कि जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होती। मतलब आज भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुई नहीं है तो गुड्स का ओनर कौन है? सेलर ही है। तो भैया जब ओनर भी मैं हूं, पोजेशन भी मेरे पास है, तो कोई नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। तो नॉन पेरिशेबल के केस में 3 केस बनते हैं। अगर नोटिस तो देना है, जनरली नोटिस दे दिया तो बढ़िया चीज है, नोटिस नहीं दिया तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर नॉन पेरिशेबल है और आपने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व रखा हुआ है, तब तो भैया नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो यहां पे लिख लेना नो नोटिस रिक्वायर्ड। और दोनों केस में अगर आपने नोटिस दे दिया या फिर आपने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व रखा है तो नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों केसेस का रिजल्ट सेम है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ओनली सेलर का, और लॉस हुआ रिकवर फ्रॉम बायर। ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म होता है राइट ऑफ रीसेल का आपके सामने। ये आपको 2 पैराग्राफ में बनाना है। सबसे पहले आप राइट ऑफ रीसेल का बेसिक प्रिंसिपल लिखोगे जो ऊपर लिखा है। उसके बाद आप केस नंबर 1 बनाओगे, राइट ऑफ रीसेल इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। सेकंड, राइट ऑफ रीसेल इन केस ऑफ नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल की बात करो बेटा, पेरिशेबल की बात करो तो पेरिशेबल में सिंपल सी बात बोली, क्या पेरिशेबल गुड्स के केस में रीसेल से रिलेटेड सेलर को कोई भी नोटिस देना है? नहीं, बिना नोटिस करे बेच दो भाई। प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो बायर से लेकर आओ। नॉन पेरिशेबल के केस में जनरली नोटिस देना होता है, क्या देना होता है? अगर नोटिस देके बेच दिया तब तो बढ़िया बात है, प्रॉफिट हुआ आपका, लॉस हुआ उससे ले लो। बिना नोटिस दिए बेच दिया तो भाई दिक्कत वाली बात है, प्रॉफिट हुआ वो आ सकता है लेने, लॉस हुआ तो आपको सिर्फ अकेले बियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉन पेरिशेबल है जनरली तो नोटिस देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल कर रखा है तो उस केस में तो नोटिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो उस केस में अगर आप बेच भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट हुआ आपका, लॉस हुआ आप उससे रिकवर कर सकते। क्या इस बात को समझने में आपको कोई दिक्कत? इस बात को समझने में आपको कोई दिक्कत बेटा? एकदम से आपका फ्लो चार्ट बन गया मस्त करके, आप ऐसे लर्न कर सकते हो इसे। और लिखना तो बस यही कंटेंट लिखना है, बस पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है ना? तो इसी के साथ हमारा राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स होता है समाप्त। बेटा कितने राइट थे? 3। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और राइट ऑफ लीन में वो पोजीशन को क्या कर रहा है? रिटेन। पोजीशन को क्या कर रहा है? पोजीशन को रिटेन 3 केसेस में कर सकता है। अगर गुड्स सोल्ड हुए विदाउट क्रेडिट, सेकंड गुड्स सोल्ड हुए विद क्रेडिट, और क्रेडिट पीरियड क्या हो गया? एक्सपायर। और लास्ट अगर बायर क्या हो गया? बायर क्या हो गया? वो कब कब अपना रूल्स के रिगार्डिंग अगर मैंने बात करी बेटा, सबसे पहले गुड्स का पोजीशन किसके पास होना चाहिए? सेलर के पास। अगर पोजीशन लॉस्ट हुआ तो राइट ऑफ लीन भी, और सेलर को रिजर्व करना है राइट ऑफ। कब कब लॉस कर जाएगा राइट ऑफ लीन? पहला अगर बायर उसको एजेंट को लॉफुली क्या मिल गया? पोजीशन ऑफ द गुड्स। सेकंड, अगर उसने कैरियर को गुड्स दे दिए और कोई भी राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं रखा। थर्ड बोला था अगर क्या हो जाए? वेव कर दे खुद से क्या? राइट ऑफ लीन।
कोई दिक्कत? फिर हमने स्टॉपेज इन ट्रांजिट पढ़ा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट में 4 कंडीशन थी। बस सबसे पहले तो सेलर कैसा होना चाहिए? अनपेड। सेलर कैसा होना चाहिए? सेलर को इंसॉल्वेंट बना रही है। सेलर अनपेड होना चाहिए। राइट ऑफ लीन क्या कर गया? लॉस कर गया। गुड्स किस में है? ट्रांजिट में है। और उस केस में बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो भैया वो गुड्स को स्टॉप करवाएगा ट्रांजिट में और पोजेशन को क्या करेगा? रीगेन। पोजेशन को क्या करेगा? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट दोनों में से कुछ भी लगा के अगर उसके पास पोजेशन ऑफ द गुड्स आ गया तो थर्ड राइट निकल कर आया कि वो गुड्स को क्या कर सकता है? राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल दो केस में हो सकता है, पेरिशेबल के केस में और नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल के केस में बेटा कोई नोटिस देना क्या? अरे बिना नोटिस के बेच दो, प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो उसका। नॉन पेरिशेबल के केस में जनरली क्या नोटिस देना पड़ता है? यस। तो नोटिस दिया, अच्छी बात है, प्रॉफिट हुआ आपका, लॉस हुआ बायर का। नहीं दिया तो दिक्कत वाली बात है, प्रॉफिट हुआ उसका, लॉस हुआ तो आपका। लेकिन एक्सेप्शन केस होता है अगर आपने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व रखा है तो चाहे गुड्स नॉन पेरिशेबल नेचर के हो, अरे नोटिस देना है क्या? नहीं देना। प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो बायर। कोई दिक्कत? पक्की बात। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स के बाद हेडिंग डालेंगे बेटा, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा आपको कोई दिक्कत? रोहित, सृष्टि, मोहित, रुचिका जी, जतिन भाई, चलिए बेटा अगली हेडिंग आप डालेंगे, राइट ऑफ अनपेड सेलर against the buyer, right of unpaid seller against the buyer, जिसमें मुझे कुछ भी समझाना नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात, 3 राइट दे रहा भाई। मैंने आपको गुड्स दे दिए, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो सबसे पहला जो राइट मैं आपके गुड्स के अगेंस्ट तो क्या करूंगा? लीन लगा के, स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा के रीसेल कर सकता हूं। बायर के अगेंस्ट अगर मैं गुड्स के लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, मैं गुड्स उसे दे रहा हूं, मैंने गुड्स भी दे दिए, पोजीशन भी दे दिया, अब मैं बायर के अगेंस्ट पर्सनली एक्शन लेना चाहता हूं, तो भाई पहला एक्शन है सूट फॉर प्राइस। भाई मैं सबसे पहले सूट किसके लिए करूंगा? प्राइस के लिए, कि भैया जो भी प्राइस मेरा पेमेंट ऑफ प्राइस बनता है, आपने मुझसे गुड ले ली ना, उनका कॉन्ट्रैक्ट में जो भी सूटेबल प्राइस हमने डिसाइड करा था, कोर्ट को बोलूंगा एक प्राइस दिलवाओ मुझे। सेकंड, अगर मुझे इस कोई भी पूरे के पूरे सिनेरियो में किसी भी तरह का डैमेज पहुंचता है, किसी भी तरह का क्या पहुंचता है? डैमेज, तो उस डैमेज का कंपनसेशन भी मैं किससे रिसीव करूंगा बेटा? बायर से। और बेटा आज के टाइम पे मैंने सूट फॉर प्राइस, मतलब मान लो आज के टाइम पे मैंने गुड्स दे दिए, मुझे प्राइस मिल जाता तो अच्छी बात है, लेकिन आज मुझे प्राइस मिला नहीं, मुझे प्राइस जो है जिस दिन मिलना था उससे 2 महीने बाद मिला, तो क्या वो 2 महीने की उस अमाउंट की कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है क्या? अरे वो 2 महीने अगर मैं वही पैसा बैंक में रख देता तो मुझे 6% का इंटरेस्ट मिलता, भैया वो 6% का इंटरेस्ट किससे लूंगा? तेरे से लूंगा। तो अगर राइट ऑफ अनपेड सेलर की बात करूं अगेंस्ट दी बायर पर्सनली, तो बेटा 3 बड़े सिंपल से राइट आते हैं जिसमें कुछ समझाना नहीं, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। सबसे पहला वो सूट कर सकता है उस अमाउंट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट में एज प्राइस डिसाइडेड थी। सेकंड, वो सूट कर सकता है किसी भी अमाउंट के डैमेज के जो अनपेड सेलर को हुआ है। अब कुछ केसेस में सेलर को डैमेज नहीं हुआ तो क्या वो सूट फॉर डैमेजेस करेगा? अरे क्यों करेगा? जहां पे डैमेज हुआ है वहां पे कर देगा, नहीं हुआ तो नहीं करेगा। थर्ड, सूट फॉर इंटरेस्ट, जो भी अमाउंट जो थी प्राइस ऑफ पेमेंट, उसमें जितना भी टाइम डिले आया है उस पर्टिकुलर मंथ के लिए, उस पर्टिकुलर डेज के लिए, वो क्या शूट कर सकता है बेटा? इंटरेस्ट शूट कर सकता है कि भैया इंटरेस्ट भी चाहिए मुझे अमाउंट पे। तो ये 3 राइट उसके पास आते हैं, जल्दी से सिलेक्ट के अनपेड सेलर के राइट को समाप्त करते हैं। तो आप सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, द राइट ऑफ द अनपेड सेलर against the buyer personally, the right of unpaid seller against the buyer personally are called rights in personam, called rights in personam। अगेंस्ट दी बायर पर्सनली वाले राइट्स को राइट्स ऑफ पर्सोनम भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको 3 to 4 मार्क्स में आ गया कि राइट ऑफ अनपेड सेलर बताओ अगेंस्ट पर्सोनम के, तो वो समझ आना अगेंस्ट दी बायर पर्सनली की बात कर रहा है।
और 3 राइट है, बड़े सिंपल से राइट नंबर 1 आप डालेंगे सूट फॉर प्राइस, लिखेंगे इसमें वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, भाई अगेंस्ट दी बायर पर्सनली कभी आया नहीं है ना आएगा, अगर आएगा तो आएगा अगेंस्ट दी गुड जाएगा, अगर इंडिविजुअली आएगा अगेंस्ट दी गुड 3 वो राइट ऑफ रीइंस्टॉपेज स्टॉपेज इन ट्रांजिट कम से कम 4 नंबर में या 6 नंबर में। और जब ज्यादा बार जो आया हुआ है वो सीधा है राइट ऑफ अनपेड सेलर, बताओ 8 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें सारे आपको बताना पड़ेगा, पहला ए, दोनों तरफ नहीं बनाना, कंपैरिजन मत बना। हाँ हाँ, वैसे केस नंबर ए राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट दी बायर पर्सनली, उसमें 3, फिर अगेंस्ट दी गुड उसमें 3, तो 6 के 6 राइट आपको बताने पड़ेंगे। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉमा द प्रॉपर्टी in goods has passed to the buyer, where under contract of sale, comma the property in goods passed to the buyer and the buyer refuses or neglects to pay the price for the goods, full stop। इसी के बाद ये बेटा एक ही पैरा है बट हम अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर ने बायर को प्रॉपर्टी क्या कर दी बेटा, पास, लेकिन बायर जो है दोनों की ऑब्लिगेशन है भाई, वो तो प्रॉपर्टी दे देगा, फिर बायर को पेमेंट ऑफ प्राइस भी तो करनी है ना, कंकरेंट कंडीशन थी, तो यहां पे लेकिन बायर ने रिफ्यूज कर दिया और निग्लेक्ट कर दिया टू पे दी प्राइस। उस केस में लिखो पॉइंट नंबर 2 में लिखना आप, लेकिन है ये एक ही पैरा, अकॉर्डिंग टू दी terms of the contract, comma the seller can sue the buyer for the price of the goods, पॉइंट नंबर 1 था ये पॉइंट नंबर 2 था, लेकिन आपको एग्जाम में एक कंबाइंड करके लिखना है पैराग्राफ में। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे बेटा सूट फॉर डैमेजेस, बेटा इसमें ना आप पॉइंट नंबर 1 लिखो जल्दी से, सेम एज पॉइंट 1, मतलब ये मत लिख देना तेजी करते हुए, पूरा जो पॉइंट 1 ऊपर लिखवाया हुआ है यहां से वेयर से लेके गुड्स तक आप ये रिपीट करो, पहले आप ये रिपीट करो, इसे ही बोलते हैं आंसर बढ़ाने की निंजा टेक्निक। Where under a contract of sale the property in goods has passed to the buyer and the buyer refuses or neglects to pay the price of the goods, और इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, पॉइंट नंबर 2 डालो, देन
seller can sue the buyer for damages for non-payment, if any. पॉइंट नंबर 3, फिर से आपको पैराग्राफ में लिखना है, मैं ऐसे लिखवा रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, अमाउंट ऑफ डैमेजेस is to be determined in accordance with let down, in accordance with provision let down। बेटा याद है आपको, आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सूट और डैमेजेस करा था, वहां पे मैंने आपको 5 तरह की डैमेजेस पढ़ाई थी, ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव, एग्जेम्पलरी, नॉमिनल, है ना, याद है, बहुत सारी पेनल्टी वगैरह, लिक्विडेटेड डैमेजेस, बहुत सारी, है ना, प्रीफिक्स डैमेजेस होती। तो वो सारी एज पर अब केस कौन सा है उसके हिसाब से कब कौन सी लग रही है, तो उस पर अकॉर्डिंगली आप वो डैमेजेस लगाओगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस के लिए सूट कर सकते हो, आप डैमेजेस के सूट कर सकते हो इफ एनी, अगर कोई डैमेजेस लग रही है। और लास्ट पॉइंट नंबर 3 आप डालेंगे सूट फॉर इंटरेस्ट, इसके बाद एक पॉइंट और बचा है, 1-2 पॉइंट और बचे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ऑक्शन सेल वगैरह कभी कभार आ जाती है, एक आधी बार आएगी भाई। सूट फॉर इंटरेस्ट when under a contract of sale, comma, when under a contract of sale, comma, the seller transfer the property of the goods to the buyer, and the buyer refuses to pay the price, and the buyer refuses to pay the price, the seller has a further right to gain interest on the amount of such price। कोई दिक्कत भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? तो इसी के साथ हमारा अनपेड सेलर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समाप्त होता है। मैं फिर से रिपीट करूँ बेटा, अनपेड सेलर में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 राइट्स है, राइट ऑफ गुड्स अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द गुड्स में 3 राइट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट द बायर की बात करूँ, बड़े सिंपल से 3 राइट है, डैमेजेस के लिए सूट, प्राइस के लिए सूट और